हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो देखिए, अब हम 14.4 प्रश्नावली हल करेंगे। सबसे पहले प्रश्न में आपको बोला गया है कि निम्नलिखित कथन को वाक्यांश यदि तो का प्रयोग करते हुए 5 विभिन्न रूप में इस प्रकार लिखना है कि उनके अर्थ समान हो। और देखिए, हमारे पास वाक्यांश दिया हुआ है कि यदि एक प्राकृतिक संख्या विषम है तो उसका वर्ग भी विषम होगा। अब यहां पर आप देख रहे हो वाक्यांश हमारे पास क्या है, यदि तो कहां पर आया है इसको समझ लेते हैं। पहले तो यदि ये है और तो ये है। अब हमें 5 विभिन्न रूप में लिखना है, लेकिन हमारे पास मीनिंग बिल्कुल सेम रहना चाहिए, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए इसका मतलब। तो देखो हम कैसे कैसे इसका यूज कर सकते हैं, अर्थात कैसे कैसे इसको लिख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हमारे पास हो जाएगा कि एक प्राकृतिक संख्या विषम है जिसका अर्थ है कि इसका वर्ग विषम है। दूसरा तरीका हो सकता है कि देखिए, आप लिख सकते हैं एक प्राकृतिक संख्या विषम है यदि उसका वर्ग विषम है। तो ये दूसरा वाला भाग आपके पास हो गया है। तीसरा वाला भाग देखिए आपके पास हो सकता है, यहां पर आपको तो 5 रूप में लिखना था तो मैंने एक और दूसरा लिख दिया है। अब तीसरा रूप हो सकता है कि प्राकृतिक संख्या विषम होने के लिए यह आवश्यक है कि उसका वर्ग विषम हो। देखिए, आपके पास तीसरा वाला भाग हो गया। अब चौथा रूप में लिख देता हूं। इसके रूप कैसे लिख सकते हैं कि किसी प्राकृतिक संख्या के वर्ग के विषम होने के लिए यह पर्याप्त है कि संख्या विषम हो। पांचवा वाला भाग यदि हम देखें, अर्थात पांचवा रूप जो हम लिख सकते हैं वो है कि यदि किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग विषम नहीं है तो प्राकृतिक संख्या भी विषम नहीं होगी। तो देखो, आपने यहां पर प्रश्न में पूछा गया 5 रूप में लिखने को, आपने ये 5 रूप लिख दिए। और ध्यान रखें, इनका बिल्कुल सेम मीनिंग ही यहां पर हमारे पास आ रहा है। तो देखिए, अब हम प्रश्न संख्या 2 पर आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 2 में आपको बोला गया है कि निम्नलिखित कथनों के आपको प्रतिधनात्मक और विलोम कथन लिखने हैं। अब देखिए, आपके पास कोई भी कथन है और प्रतिधनात्मक और विलोम कथन आपको लिखना है। तो पहले तो इनका मतलब हमें समझना चाहिए। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि देखिए, अगर आपके पास कोई भी कथन इस तरीके का लिखा है P इंप्लाइज Q, अर्थात इसका मतलब है इफ P देन Q। तो मैं ऐसे पहले तो अंग्रेजी में भी लिख रहा हूं, फिर हिंदी में भी आपको बता दूंगा, क्योंकि कुछ छात्र हो सकता है इसको अंग्रेजी से अच्छी तरीके से रिलेट कर पाए। तो इफ P देन Q का मतलब है यदि, फिर P लिखा है, कब, तब या तो लिखा होगा, मतलब फिर Q वाला कथन लिखा होगा। तो अगर आपके पास इस तरीके का कोई कथन लिखा है
तो प्रतिधनात्मक समझ लेते हैं पहले क्या होता है। प्रतिधनात्मक, अगर हमें इस तरीके का कोई स्टेटमेंट अर्थात कथन हमें लिखा हुआ है, मिश्र कथन, तो इसका प्रतिधनात्मक होता है नॉट Q इंप्लाइज नॉट P। अर्थात अब हम इसे क्या पढ़ेंगे, यदि Q नहीं, मतलब Q वाले कथन का नेगेशन मतलब निषेधन कर देंगे, और तब P नहीं, कुछ इस तरीके से हम इसको पढ़ते हैं। तो प्रतिधनात्मक आप समझ गए कि प्रतिधनात्मक कैसे लिखते हैं और होता क्या है। अब उसके बाद मान लीजिएगा हमें इसी कथन का P इंप्लाइज Q का, इसी का हमें क्या लिखना है, विलोम कथन लिखना है। तो विलोम कथन समझिए क्या होता है, विलोम कथन होता है Q इंप्लाइज P के बराबर, अर्थात यदि Q तब P। तो इस तरीके से आप बना दोगे तो आपके पास प्रतिधनात्मक और विलोम दोनों आप लिख पाओगे। तो जब भी आपके पास कोई ऐसा कथन लिखा होगा यदि करके और तब का प्रयोग हो रहा होगा तो आप इस तरीके से बनाइए। मैं आपको हर उसमें समझाऊंगा भी अगर ऐसा कोई हमारे पास आएगा तो। देखिए पहले वाले कथन में हमें यहां पर बोला गया है कि यदि x एक अभाज्य संख्या है तो x विषम है। तो यहां से हमें समझ में आ गया कि ये P इंप्लाइज Q वाला कथन है। क्यों, इफ P मतलब यदि P कौन सा कथन हो गया, x एक अभाज्य संख्या है, तो Q मतलब कौन सा कथन हो गया, x विषम है। तो पहले वाले कथन के लिए अगर मैं प्रतिधनात्मक लिखूं, प्रतिधनात्मक को हम अंग्रेजी में कॉन्ट्रा पॉजिटिव बोलते हैं। प्रति मतलब कॉन्ट्रा, धनात्मक मतलब पॉजिटिव। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव इसका क्या हो जाएगा, हमने देखा कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है यदि Q नहीं तब P नहीं। तो अभी क्या हो जाएगा, Q क्या था, X विषम है, यही तो था। तो हम लिखेंगे यदि X विषम नहीं है तो P नहीं। P कौन सा कथन था, X एक अभाज्य संख्या है, तो हम बोलेंगे X एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि P नहीं लिखना है हमें। तो यहां पर हमने इसको लिख दिया। तो आप देख रहे हैं प्रतिधनात्मक हमारे पास आ गया आसानी से। अब हमें तो इसका विलोम कथन भी लिखना है, तो विलोम पर आ जाता हूं। हमने बताया यदि P तब Q, इसका विलोम क्या होता है आपके पास, यदि Q तब P, मतलब यदि, और Q कौन सा कथन है, X विषम है, तो आपके पास आ जाएगा यदि X विषम है तो P वाला कौन सा कथन है, X एक अभाज्य संख्या है। तो या तब कुछ भी आप यूज कर सकते हैं इसमें, तो वो मैंने यहां पर लिख दिया है। तो पहला वाला आपके पास पार्ट हो गया हल पूरी तरीके से, आपने प्रतिधनात्मक और विलोम दोनों निकाल दिए। अब दूसरे वाले भाग पर आते हैं। दूसरे वाले भाग में बोला गया है कि यदि दो रेखाएं समांतर हैं तो वे एक दूसरे को समतल में नहीं काटती हैं। तो आप यहां पर देख रहे हो कि आपके पास यदि और तो वाला कथन आ गया। ये तो यदि को हम क्या मान लेते हैं, P, यदि के संग जो लिखा है, मतलब P कौन सा कथन हो गया, दो रेखाएं समांतर हैं, और Q कौन सा कथन हो गया, वे एक दूसरे को समतल में नहीं काटती। तभी तो हम बोलेंगे P इंप्लाइज Q, अर्थात यदि P तथा Q वाला कथन हमारे पास हो गया। अब हमें इस दूसरे वाले भाग का भी प्रतिधनात्मक लिखना होगा और विलोम लिखना होगा। तो देखो प्रतिधनात्मक हमारे पास क्या था, हमने पढ़ा है P, यदि P तब Q का प्रतिधनात्मक होता है, यदि Q नहीं तब P नहीं। तो देखिए यदि Q कौन सा है, एक दूसरे को समतल में नहीं काटती हैं, तो इसका भी अगर हम निषेधन बनाएंगे तो हम क्या बन जाएगा, Q वाले का निषेधन, इसका निषेधन देखिए क्या बन जाएगा, एक दूसरे को समतल में काटती हैं। अब एक दूसरे, तो यहां पर हम किसके लिए बात कर रहे हैं, तो रेखाओं के लिए बात कर रहे हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे यदि रेखाएं एक दूसरे को समतल में काटती हैं तब, अब हमें क्या लिखना था, तब P नहीं वाला लिखना था, और P कौन सा कथन है, दो रेखाएं समांतर हैं। तो हम यहां पर लिख देंगे तब दोनों रेखाएं, या दो रेखाएं भी लिख सकते थे, वो तो हमारे ऊपर निर्भर करता है हम कैसे उसको लिखना चाहते हैं, समांतर नहीं होंगी, क्योंकि P नहीं करना था तो P का हमने निषेधन बन दिया है। तो अब ये प्रतिधनात्मक आपके पास कथन हो गया। अब मुझे तो विलोम कथन भी लिखना है। विलोम कथन क्या हो जाएगा हमारे पास, यदि Q तब P, तो Q क्या है अपने पास, ये वाला है, एक दूसरे को समतल में नहीं काटती हैं। तो इसको तो हुबहू ऐसा ही लिख दूंगा, इसमें कोई निषेधन वगैरह हमें यूज नहीं करना है। तो लिखेंगे यदि दो रेखाएं
एक दूसरे को समतल में नहीं काटती हैं, तब वे दोनों रेखाएं या वे समांतर होंगी। क्योंकि P लिख दिया अब आपने, तो होती हैं या होंगी ये आपके ऊपर निर्भर करता है आप इसमें क्या लिखना चाहते हैं। सेंस आपका बिल्कुल सेम रहना चाहिए बस। तो दूसरा वाला भाग आपके पास हल हो गया। अब देखिए तीसरे वाले भाग पर आते हैं। तीसरे वाले भाग में आप देखिए आपको बोला गया है कि किसी वस्तु के ठंडे होने का तात्पर्य अर्थात उसका अंतर्भाव है कि उसका तापक्रम कम है। तो यहां पर आपको बोला गया है कि कोई वस्तु ठंडी है तो उसका मतलब है कि उसका तापक्रम कम है अर्थात उसका टेम्परेचर या तापमान कम है। अब यहां पर कुछ छात्रों को लगेगा कि ये यदि और तो वाला सवाल तो है ही नहीं, लेकिन अगर आप इसको गौर से पढ़ेंगे तो यदि और तो आप इसमें यूज कर सकते हैं। कैसे? यदि कोई वस्तु ठंडी है तो उसका तापक्रम कम होगा या तापक्रम कम है। तो आपको समझ में आ गया, हम इस तरीके से पढ़ पा रहे हैं यदि P तथा Q वाले रूप में। तो आप इसे भी यदि P तथा Q वाले में पढ़ पा रहे हैं तो इसमें भी हम प्रतिधनात्मक और विलोम उसी तरीके से लिखेंगे जैसा कि अभी तक हम लिखते आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो प्रतिधनात्मक कथन की बात करता हूं मैं। प्रतिधनात्मक हमने क्या सीखा है? यदि P तथा Q का हमने सीखा है प्रतिधनात्मक यदि Q नहीं तब P नहीं। तो मैं क्या बोलूंगा? यदि Q नहीं मतलब यहां पर हम लिखेंगे यदि तापक्रम या तापमान कम नहीं है तो P नहीं करना है। अब हमें P क्या हो जाएगा? यहां पर देखिए P है कोई वस्तु ठंडी होगी, यही तो हमारे पास होगा। तो हम लिखेंगे यदि तापक्रम कम नहीं है तो वस्तु ठंडी नहीं है या नहीं होगी। तो ये आपके पास देख रहे हो प्रतिधनात्मक आ गया आसानी से। अब विलोम लिखेंगे तो यदि P तथा Q, इसका विलोम मैंने देखो आपको समझाया विलोम क्या होता है, यदि Q तब P। तो अभी हमारे पास क्या हो जाएगा? यदि Q क्या है? तापक्रम कम होना, मतलब यदि तापक्रम कम है तो P मतलब वस्तु ठंडी है। क्योंकि P वाले कथन में यही तो बोला गया वस्तु ठंडी है, तो मैंने वो लिख दिया। तो इस तरीके से तीसरा वाला भाग आपके पास हल हो चुका है। चलिए चौथे वाले भाग पर बढ़ते हैं। इसमें बोला गया है कि आप ज्यामिति विषय को आत्मसात नहीं कर सकते हैं यदि आपको यह ज्ञान नहीं है कि निगमनात्मक विवेचन किस प्रकार किया जाता है। तो अभी आप यहां पर गौर करोगे तो देखो यदि वाला जो कथन है वो बाद में दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, अगर यदि वाला कथन बाद में दिया हुआ है तो हम यहां पर क्या करेंगे, हमें यह समझ में आ गया कि P तथा Q, यदि P तब Q वाला ये सेंटेंस है, P यहां पर देखिए ये हो जाएगा। अगर आपको यह ज्ञान नहीं है कि निगमनात्मक विवेचन किस प्रकार किया था, यही तो P हुआ, तब Q, तब क्या होगा कि आप ज्यामितीय विषय को आत्मसात नहीं कर सकते। तो Q ये वाला कथन हो गया और P आपके पास ये वाला कथन हो जाएगा। अब मुझे इसका क्या करना है? प्रतिधनात्मक और विलोम दोनों लिखने हैं। तो देखो प्रतिधनात्मक क्या हो जाएगा, पहले हम उसको लिखेंगे। प्रतिधनात्मक इसका हो जाएगा कि यदि आपको पता है कि निगमनात्मक कैसे किया जाता है, यह ज्ञान नहीं है, इसी का ही तो निषेधन करना पड़ेगा बेसिकली हमें। तो हम लिखेंगे यदि आपको पता है कि, आगे देख लेते हैं क्या था इसमें, कि निगमनात्मक विवेचन किस प्रकार किया जाता है। निगमनात्मक विवेचन किस प्रकार किया जाता है। तो अब देखो मैं यहां पर क्या करूंगा, इसका नेगेशन अर्थात इसका निषेधन लिखूंगा, तो इसमें आएगा तो आप ज्यामितीय विषय को आत्मसात कर सकते हैं। तो लिख देंगे तो आप ज्यामितीय विषय या ज्यामितीय को आत्मसात कर सकते हैं।
तो प्रतिधनात्मक आपने लिख दिया। अब बारी आती है विलोम लिखने की। तो देखिए विलोम भी हम यहां पर अब लिखेंगे। इसका विलोम हो जाएगा कि यदि आपको मतलब उस वाले को कथन को पहले लिख दो जो पी वाला कथन था, क्यू वाला जो कथन था, मतलब यदि आपको ज्ञात नहीं है या नहीं पता है कि निगमनात्मक विवेचन किस प्रकार किया जाता है, तो आप ज्यामिति विषय को आत्मसात नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास ये विलोम आ जाएगा। 4 भाग हमने कर दिए। अब 5वें वाले भाग में बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें बोला गया है कि x एक सम संख्या से तात्पर्य अर्थात उसका अंतर्भाव है कि x संख्या 4 से भाज्य है। तो देखो ये भी यदि p तथा q वाला एक तरीके से कथन हो गया। क्यों? क्योंकि यदि x एक सम संख्या है तो x संख्या 4 से भाज्य होगी। ये हम इस तरीके से बना पा रहे हैं, तो मैंने इस तरीके से आपको बता दिया यहां पर। अब यदि p तब q के हम यहां पर भी प्रतिधनात्मक और विलोम लिखेंगे। तो 5वें वाले भाग में देखिए प्रतिधनात्मक सबसे पहले लिखते हैं। प्रतिधनात्मक आपके पास आएगा यदि q नहीं तब p नहीं। तो हम लिखेंगे यदि q क्या था 4 से भाज्य है, तो q नहीं लिखना है। तो यदि संख्या 4 से भाज्य नहीं है तो p नहीं, मतलब वह सम या सम संख्या नहीं होगी। तो इस तरीके से आपके पास ये प्रतिधनात्मक आ गया। अब विलोम की बारी आती है, क्योंकि आपको तो इसका विलोम कथन भी लिखना है। तो विलोम क्या होता है? यदि p तब q का, यदि q तब p। तो यहां पर क्या आ जाएगा? यदि q मतलब यदि संख्या 4 से भाज्य है, तो यहां पर हम लिख देते हैं यदि संख्या 4 से भाज्य है तो p मतलब कौन सा कथन है? वह सम संख्या होगी या सम संख्या होती है। तो इस तरीके से आपने यहां पर लिख दिया। तो आपने देखा हमने यहां पर पांचों भागों को प्रतिधनात्मक और विलोम कथन दोनों में लिख दिया है। और कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या था? ये जो मैंने आपको समझाया था कि यदि p तब q का प्रतिधनात्मक और विलोम इस तरीके से लिखा जाता है। तो देखो प्रश्न संख्या 3 पर हम आ जाते हैं। इसमें बोला गया है निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक को यदि तो इस रूप में आपको लिखना है। यदि तो रूप में लिखना है, मतलब यदि तो मतलब ये जो आपके पास संयोजक था इसका यूज करके आपको प्रत्येक कथन को लिखना है। अब देखिए पहले वाले कथन पर हम आते हैं। पहले वाले कथन में बोला गया कि आपको नौकरी अर्थात काम मिलने का तात्पर्य है कि आपकी विश्वसनीयता अच्छी है। अब यहां पर आपको समझ में आ रहा है कि यदि पहले काम, यदि का मतलब है यदि के बाद हमें वो वाला कथन लिखना होगा जो पहले हो रहा है, और तो मतलब उसका परिणाम क्या है एक तरीके से, मतलब P इंप्लाइज Q वाला, अर्थात P से Q हो रहा है तो हम इसे क्या बोलेंगे? यदि P तब Q या तो Q, यही तो हम इसे बोलते। तो इस रूप में लिखोगे तो यदि के बाद सोचिए क्या होना चाहिए? आपको नौकरी मिलेगी, तो हम लिखेंगे यदि आपको नौकरी मिलेगी या आपको नौकरी मिलती है। तो यहां पर लिख दिया यदि आपको नौकरी मिलती है, तभी तो हमें पता लग रहा है कि उसकी विश्वसनीयता अच्छी है। तो हम यहां पर लिख देंगे तो उसकी, सॉरी उसकी नहीं होगी, यहां पर आपको मिल रही है तो आपकी लिखेंगे। तो आपकी विश्वसनीयता अच्छी है। तो इस तरीके से देखो पहला वाला कथन हमने लिख दिया। अब दूसरे वाले कथन पर बढ़ते हैं। इसमें बोला गया है कि केले का पेड़ फूलेगा यदि वह 1 माह तक गर्म रहे। तो देखो इसमें तो साफ सी बात मालूम पड़ रही है, यदि कहां पर आ रहा है? वह 1 माह तक गर्म रहे। अब वह, चूंकि वह पहला कथन बन गया, यदि पहले वाले कथन में आता है तो वह को आपको बताना पड़ेगा आखिर कौन है ये वह। तो वह कौन है? केले का पेड़ है। तो हम लिख देंगे यदि केले का पेड़ 1 माह तक गर्म रहे
तो अब यहां पर हम लिख देंगे वह फूलेगा। तो इस तरीके से आपके पास दूसरा वाला भाग हो गया। तीसरे वाले भाग पर बढ़ते हैं। तो इसमें बोला गया कि एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है यदि उसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें। तो यहां से देखो आपको तुरंत समझ में आ गया कि यदि कथन देखो यहां पर लिखा हुआ है, तो हम यहां पर बोलेंगे यदि। अब उसके लिखा हुआ है, उसके को हमें बताना पड़ेगा क्योंकि अब ये वाला कथन पहला कथन बन चुका है एक तरीके से। तो उसके मतलब किसके? चतुर्भुज के। तो ये लिख देंगे यदि चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें, ये पूरा आप कथन लिख दीजिएगा, तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। तो इस तरीके से आपके पास ये तीसरा वाला कथन हमने यदि और तो रूप में लिख दिया। अब चौथे वाले कथन की बारी आती है। चौथे वाले कथन में बोला गया है कक्षा में ए ग्रेड पाने के लिए यह अनिवार्य है कि आप पुस्तक के सभी प्रश्नों को सरल कर लेते हैं। तो देखिए पहले आप क्या कर रहे हैं, पहले आप पुस्तक के सभी प्रश्नों को सरल करेंगे तभी तो आपको ग्रेड ए मिलेगा। तो यहां पर हम लिखेंगे यदि आप पुस्तक के सभी, और चूंकि यही कथन आपको लिखना है तो अब आपको समझ में आ गया होगा, प्रश्नों को सरल कर लेते हैं ये लिखोगे तो कक्षा में ए ग्रेड मिलेगा। तो इस तरीके से आपके पास ये वाला कथन भी यदि और तो रूप में आ चुका है। अब देखिए अब हम सबसे अंतिम प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 4 पर। इस प्रश्न संख्या 4 को हम पढ़ लेते हैं। इसमें हमें बोला गया है कि नीचे ए और बी में प्रदत्त कथनों में से प्रत्येक के पहले वाले भाग में दिए कथन का प्रतिधनात्मक और विलोम कथन आपको पहचानना है। जैसे आपको देखो बोला गया है कि ए वाला भाग है यदि आप दिल्ली में रहते हैं तो आपके पास जाड़े के कपड़े हैं। अब इसमें भी देखो दो आपको भाग दिए गए। पहला भाग है यदि आपके पास जाड़े के कपड़े नहीं हैं तो आप दिल्ली में रहते हैं, और दूसरा वाला भाग आपके पास दिया हुआ है कि यदि आपके पास जाड़े के कपड़े हैं तो आप दिल्ली में रहते हैं। अब देखो इन पहले और दूसरे कथन में हमें बताना है कि कौन सा हमारे पास प्रतिधनात्मक है और कौन सा विलोम कथन है। तो पहला वाला ए वाला कथन मैं लिख नहीं रहा हूं, वो यहीं पर लिखा हुआ है यदि आप दिल्ली में रहते हैं तो आपके पास जाड़े के कपड़े हैं। तो ये एक तरीके से P इंप्लाइज Q, अर्थात यदि P तो Q, ये वाला कथन आपके पास है। अब इसका प्रतिधनात्मक हमने आपको समझाया है, इसका प्रतिधनात्मक होता है यदि Q नहीं तो P नहीं। तो सोचिए तो यदि Q नहीं मतलब यदि आपके पास जाड़े के कपड़े नहीं हैं तो आप दिल्ली में नहीं रहते, यही तो होना चाहिए। मतलब ये पहला वाला कथन है, तो पहला वाला कथन आपके पास क्या बन गया है? प्रतिधनात्मक बन चुका है। फिर हमने विलोम समझाया था आपको कि यदि Q तो P होता है, मतलब यदि आपके पास जाड़े के कपड़े हैं तो आप दिल्ली में रहते, यही होना चाहिए। तो ये तो देखो ये दूसरा वाला कथन है, अर्थात ये दूसरा वाला कथन हमारे पास क्या बन चुका है? पहले वाले कथन का मतलब ये ए वाले भाग में जो कथन लिखा है उसका विलोम कथन है। तो इस तरीके से आपके पास ये पहला वाला भाग मतलब ए वाला पार्ट हल हो गया। अब बी वाले पार्ट पर आ जाते हैं। बी वाले पार्ट में भी आपके पास दो कथन है और हमें समझाना है ये पहला कथन क्या है बी वाले भाग का, प्रतिधनात्मक है या विलोम है। ऐसी तरीके से दूसरा वाला भी हमें बताना है। देखिए बी वाले कथन को पढ़ लेते हैं। इसमें बोला गया है कि यदि एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है तो इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो आपने देखा ये P इंप्लाइज Q वाला रूप है, क्योंकि यदि P तो Q, इस तरीके का ही है। यदि P क्या हो गया? एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है, Q क्या हो गया? उसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, क्योंकि तो के संग लिख रहा है। अब पहले वाले भाग में आपको बोला गया कि यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं करते हैं तो वह एक चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। अब इसको सोचिए, इसमें क्या लिखा हुआ है? यदि चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं करते हैं ये था Q, नहीं करते हैं मतलब ये क्या बन गया? Q नहीं। तो ये आपके सामने लिखा है यदि Q नहीं तो P नहीं, ये इस तरीके से आपके पास लिखा है। और यदि P तो Q में अगर मैं लिखूं यदि Q नहीं तो P नहीं, तो ये हमारे पास तो प्रतिधनात्मक होता है। तो इस तरीके से ये पहला वाला कथन बी वाले भाग में जो कथन लिखा है उसका प्रतिधनात्मक हो जाएगा। अब दूसरे वाले कथन पर आते हैं। यह बोला गया है कि यदि चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो वह समांतर चतुर्भुज है।
तो ये लिखा हुआ है यदि Q तो P, तो ये उल्टा हो गया, तो ये आपके पास विलोम बन जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास ये प्रश्न आसानी से हल हो जाएगा।